जोहार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। अभी तक 2 क्लास हो चुका है ज्योग्राफी का, और पीटी का क्लास के लिए अभी हम लोग स्टार्ट किया है, जेपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, इवन यूपीएससी के लिए, या फिर कोई भी किसी भी एग्जामिनेशन में ये आपको काम आएगा काफ़ी। तो उसमें हमने अक्षांश देशांतर बताया था, उसमें 2 क्लास हमने खर्च किए। आज हम लोग अभी चूँकि शुरुआती कुछ चीज़ें हैं जो बताना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक जो है वो है सौरमंडल। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी और बीपीएससी जेपीएससी में तो नहीं आता है, लेकिन इसमें एसएससी में क्वेश्चन इससे काफ़ी हो सकते हैं, या कभी कभी कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है इससे आपको बन सकता है। तो आप लोग सब जानते होंगे, बहुत सारी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, तो आप जानते हो, बहुत सारी चीज़ जानते होंगे आप सौरमंडल के बारे में कि सौरमंडल है क्या चीज़, ठीक है। तो इसको हम लोग कंप्लीट बताएंगे, और इसमें नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सारा फैक्ट है इसमें, तो सारा फैक्ट आपको नोट्स के थ्रू जाएगा। अभी मैं सिर्फ, चूंकि ये क्लास है तो मैं कंसेप्चुअल पार्ट पे काम करूंगा, ठीक है। जितना भी फैक्चुअल क्वेश्चंस वगैरह है या फिर जो भी इसमें है, सब कुछ आपको नोट्स के थ्रू मिलेगा। तो पहले आप जान लें कि सौरमंडल का मतलब क्या है। नाम से ही है, सौर, सूर्य इसमें है, ठीक है। सूर्य, इसके चारों तरफ घूमने वाले ग्रह, ठीक, उल्का, उल्काश, पुच्छल तारे, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, या फिर सभी ग्रह के अपने अपने उपग्रह, आकाशीय पिंड, और भी सबको मिला करके, ठीक है, सौरमंडल बोला जा रहा है। और ये एक सिस्टम है, ये सौरमंडल एक सिस्टम है जिसमें कुछ चीज़ फॉलो किया जाता है कि भाई सबका एक अपना पाथ है, उसी में वो घूम रहा है, उसी में घूम रहा है। कुछ का खास फीचर है कि नहीं, अपना पाथ नहीं है, ठीक है, वो कहीं और कहीं भी जा रहा है, कहीं भी घूम रहा है, ठीक है। जैसे क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्षुद्र से बना हुआ है, क्षुद्र मतलब जो जहाँ तहाँ घूमता रहता है, तो वो सब है। तो सौरमंडल वही है, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्का, उल्काश, पुच्छल तारे या अन्य आकाशीय पिंड, सबको मिला के हम लोग सौरमंडल बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम ब्रह्मांड की बात करें, ये सौरमंडल अपने में ब्रह्मांड नहीं है, ये उसका एक पार्ट है। अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो आपको जो भी दिख रहा है, जितने भी आकाशीय पिंड, ठीक है, धूल, गैस, ये सब जो भी चीज़ है, पूरा जितना आप देख सकते हैं, ठीक है, आप उतना देख नहीं सकते, ये भी चीज़ है, वो कंप्लीट जो भी है, अनंत तक है, वो सभी जो है वो क्या है, वो सभी ब्रह्मांड है। अब इसको ऐसे समझें आप कि अगर हम देखें, अगर हम छोटा से बड़ा की तरफ जाएं, तो पूरा जो भी सिस्टम है उसको हम ब्रह्मांड बोल रहे हैं, वो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं हैं, कई आकाश गंगाएं, मान लीजिए कि 100 आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगा। अब इसमें कई मंडल हैं। अभी एग्जाम्पल से बताऊंगा। जैसे अगर हम बात करें ब्रह्मांड में एक आकाशगंगा की बात करें, अगर वो मिल्की वे है, मिल्की वे, तो इसका एक जो मंडल है वो सौरमंडल, ठीक है। इसके अंदर जो तारों का समूह है, ठीक है, और उसका अपना जो सिस्टम है, उस एक सिस्टम का एक पार्ट है सौरमंडल। मतलब सूर्य एक तारा हुआ, उसके साथ कई ग्रह, उपग्रह, सब ऐसे करके। तो अगर हम देखें तो जो है कई सौरमंडल मिल करके एक मिल्की वे बनाते हैं, यानी कि सौरमंडल प्लस सौरमंडल, ये क्या बन रहा है, तो मिल्की वे, यानी कि आकाशगंगा, आकाशगंगा। और कई आकाशगंगा मिलकर क्या बना रहा है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड। तो अगर आप देखें तो हम लोग को जरूरत किससे है, तो हम लोग का जो सौरमंडल है उससे, या हम लोग का जो आकाशगंगा है उससे, क्वेश्चन वहीं से आता है। तो हम मतलब ब्रह्मांड में तो कई आकाशगंगा है, जैसे नाम भी नहीं पता है सबको, ठीक है। तो उन आकाशगंगाओं में एक आकाशगंगा है हमारा मिल्की वे, दुग्ध मेखला, और उसका एक सौरमंडल है जो जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सौरमंडल मतलब सूर्य और अन्य ग्रह, उपग्रह, ठीक है, वो सब, ये पूरा, तो उसी को हम लोग आज हम लोग देखेंगे। तो अब इसमें जानना यह है कि भाई आकाशगंगा जो है वो बना किससे है। तो आकाशगंगा जो है वो कई तारों से मिलकर बना हुआ है,
तारा, कई तारों से। अब तारा जो है उसका अपना एक सिस्टम है, जैसे कि सूर्य एक तारा है, सूर्य जो है वो अपना एक तारा है, ठीक। अब इसके इर्द गिर्द जो है कई ग्रह घूम रहे हैं। अब ये जो ग्रह है इसके भी चारों तरफ कोई उपग्रह घूम रहा है, उसके चारों तरफ घूम रहा है। फिर इसी के बीच में कुछ अन्य, दो ग्रहों के बीच में कुछ अन्य पिंड भी है, ठीक है। जैसे आपका ये क्षुद्र ग्रह है, वो भी पिंड है, कुछ उल्का है, उल्काश में है, वो सब भी है। तो सूर्य जिस तरह एक तारा है, उसी तरह कई तारों से मिल करके, ठीक है, एक आकाशगंगा बनता है। और उस तरह के कई आकाशगंगाओं से मिल करके एक ब्रह्मांड बना है। और आकाशगंगा में जो हमारा सूर्य है, उसका जो सौर मंडल है, ठीक है, वो सिर्फ एक तारे को बता रहा है, बाकी तारों को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ एक तारा को, ठीक है। और हमारा जो मिल्की वे जो है आकाशगंगा, उसका आकृति जो है वो सर्पिल है, वो सर्पिला है। और इसके एक कोने में हमारा सूर्य और उसका अपना सौर मंडल है, पूरा एक कोने में। और जो सूर्य है वो भी अपने जो ये जो मिल्की वे है उसका वो भी चक्कर लगाता है, हालांकि उसका रेगुलर पाथ नहीं है ऐसा, वो उसमें भी मूव करता है और आता है, लगभग 25 करोड़ साल में उसका वो चक्कर लगाता है। और बाकी जो अन्य ग्रह है, ठीक है, वो सूर्य का चक्कर लगाता है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि भाई जो ब्रह्मांड है वो कई आकाशगंगाओं से मिलकर बना है, ठीक है। जो आकाशगंगा है वो कई सौर मंडल की तरह कई चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, और ये सभी तारों से निर्मित है, ठीक है ना। जो सूर्य का सबसे नज़दीकी जो आपका तारा है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जैसे सन यहाँ पर है, एक तारा है, उसी तरह से प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक दूसरा तारा है, ठीक है। और जिस तरह से मिल्की वे एक आकाशगंगा है, तो उस तरह से एंड्रोमेडा भी एक आकाशगंगा है नज़दीकी। तो अभी दो तो एग्जाम्पल आपको दिख पा रहा है, जैसे देखते हैं यहाँ पे, ये क्लास लास्ट होता है तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ब्रह्मांड को देखें तो ये आकाश गंगाओं से निर्मित है, और इसको देखें तो ये सौर मंडल से निर्मित है। यहाँ पे सूर्य है, सौर मंडल है, दूसरे को कुछ और भी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो जिस तरह से अपना सन है, तारा एक है सन, उस तरह से प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक दूसरा तारा है जो सबसे नज़दीक का है, ठीक है। और एंड्रोमेडा जो है वो दूसरा गैलेक्सी है जो कि आपका मिल्की वे से नज़दीक है वो, ठीक है ना। अब यहाँ समझते हैं कि तारा क्या है। तो तारा जो है वो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम से वो निर्मित है, और ये नाभिकीय संलयन इसमें होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के अणु मिल करके, हाइड्रोजन मिल करके वो हीलियम बनाता है, और इसी से एनर्जी भी जनरेट होता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, और ये प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। और तारा को इसी से क्या मिल रहा है? ऊर्जा। तारा का जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हीलियम, और इसमें एनर्जी भी जनरेट हो रहा है। तो सूर्य की अगर ऊर्जा का स्रोत माना जाए तो नाभिकीय संलयन है, दो हाइड्रोजन अणु के मिलने से एक हीलियम अणु बन रहा है, ठीक है, और एनर्जी भी जनरेट हो रहा है। तो यही कारण है सूर्य का। तो इससे एक चीज क्लियर होता है कि ये प्रक्रिया कब तक चलेगा? जब तक सारा हाइड्रोजन अगर हीलियम में कन्वर्ट कर जाएगा, अगर सभी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट कर जाएगा तो फिर ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी, तो एनर्जी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो अपना प्रकाश है, तारों का क्या है, अपना प्रकाश भी है वो, ठीक है। तारा टिमटिमाता हुआ दिखता है वो, ठीक है, वो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है उसका, लेकिन तारा वही है जिसका अपना प्रकाश है। बाकी आकाशीय पिंड के अपना प्रकाश नहीं होता है, और वो जो प्रकाश है वो ऊर्जा का रूप है। वो किस लिए है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, और इस प्रक्रिया में एनर्जी जनरेट हो रहा है वहां पर। जैसे सूर्य का अपना प्रकाश है, लेकिन पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वो भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। तो तारा का एक सबसे बड़ा फीचर यही है कि तारा वही है जिसका अपना प्रकाश है। और प्रकाश क्यों है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का ये वाला चीज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, तो डेफिनेटली अगर हम देखें तो क्या होगा कि हाइड्रोजन जब समाप्त हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी, ऊर्जा खत्म हो जाएगा,
तो जो तारा है, ठीक है, वो रेड जायंट, ठीक है, लाल दानों में इसको बोलते हैं, लाल रक्त दानों में बदल जाएगा। ये तारा जो है वो रेड जायंट में बदल जाता है, ठीक है, रेड जायंट। अब चलिए यहां पर की और बताता हूं। एक चंद्रशेखर नाम के हमारे यहां एक विद्वान थे, इन्होंने माना है कि 1.4 ms मतलब मास ऑफ सन, यानी सूर्य के द्रव्यमान का अगर 1/4, एक लिमिट है, इसको बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट, से अगर कम का कोई तारा है तो उसको बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ, वामन तारा। क्या बोल रहे हो उसको? वामन तारा। और अगर इससे ज्यादा का है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, आप लोग जान लीजिएगा कि चंद्रशेखर लिमिट क्या है, दैट इज 1.4 ms मतलब मास ऑफ सन। इससे नीचे का अगर कोई है, मतलब अगर 1.4 ms से नीचे है, दैट इज व्हाइट ड्वार्फ, वामन तारा। 1.4 ms से अगर ज़्यादा है तो वो न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। तो सूर्य वही है, अब जान रहे हैं सूर्य क्या है, तारा क्या है। तारा का अपना ऊष्मा है, अपना ऊर्जा है, उसमें तारा का अपना प्रकाश है, और हाइड्रोजन अणु जो है वो मिल करके हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो उससे एनर्जी जनरेट हो रहा है। इसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। जब दो अणु मिल करके एक बनते हैं तो संलयन बोलते हैं, और जब एक से दो बनते हैं, टूटते हैं, तो विखंडन बोलते हैं। यहाँ पे संलयन की प्रक्रिया हो रही है, और एक समय ऐसा आता है कि कंप्लीट हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट कर जाता है, ये प्रक्रिया बंद हो जाती है, एनर्जी जनरेट होना बंद हो जाता है, उसका अपना प्रकाश खत्म हो जाता है, ठीक है, वो रेड जायंट में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। अगर 1.4 ms से कम है तो वो व्हाइट ड्वार्फ है, वामन तारा है। 1.4 से ज़्यादा है तो वो न्यूट्रॉन तारा है, ठीक है ना। तो आप लोग, इससे क्वेश्चन आता है, आप लोग देख लेंगे इसको, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं सौरमंडल की तरफ, चूंकि हम लोग का मकसद तो वही था। देखिए, अगर हम सन को देखें, सन, तो अगर हम दूरी की तरफ देखें तो सबसे पहले बुध है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। मतलब मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। 8 ग्रह हैं टोटल, ये दूरी के अनुसार है ऐसे करके, ठीक है। इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है, इसको आंतरिक ग्रह बोला जाता है, आंतरिक ग्रह, और इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह, ठीक है। ये क्या है, ये साइज में छोटा है, डेंसिटी में ज्यादा है। ये साइज में बड़े हैं और डेंसिटी में छोटे, कम है, कम डेंसिटी का है ये, ठीक है। तो ये आंतरिक ग्रह है और वो बाह्य ग्रह है, ये सब पूछा जाता है। पहले प्लूटो भी था, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया है, क्योंकि प्लूटो जो है वो एक नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा था, वो अपने पाथ पे लगातार नहीं होता था। लगभग 720 ऐसे साल के बाद जो है वो इसके पाथ को काट देता था, इंटरसेक्ट करता था, जिस कारण से हटा दिया गया। दूसरा कि वो काफ़ी छोटा भी था, इस कारण से भी। तो अभी 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब आप जानते होंगे कि जो बुध है, ठीक है, वो सबसे नजदीक है इससे। इसका जो प्रदक्षिणा पथ है ऐसे घूमने वाला, ठीक है, जिसमें रिवॉल्यूशन इसका हो रहा है, ये बहुत छोटा होगा। डेफिनेटली सबसे तेज ग्रह है ये, जो अपनी एक प्रक्रिया को पूर्ण कर लेता है लगभग 88 दिन में, सबसे तेज, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसका अपना वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है। उससे क्या होगा, जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो बहुत गर्म होगा, ठीक है, और जब प्रकाश नहीं पड़ेगा तो बहुत ठंडा भी हो जाएगा तुरंत, क्योंकि वायुमंडल नहीं है। जो भी आएगा, ठीक है, जैसे कि इसका सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का जो ऊर्जा है, वो लघु तरंग से पहुंचता है
और जो पिंड है वो जब उसको एनर्जी को छोड़ता है तो वो दीर्घ तरंग से छोड़ता है। ठीक है, पृथ्वी में क्या है कि वायुमंडल है, तो जो भी एनर्जी आया और जो बाहर जा रहा है उसमें कुछ मात्रा को यहाँ रख लिया जाता है। ठीक है ना, वो कंप्लीट बाहर नहीं जा पाता, जिस कारण से ये पूरा ठंडा नहीं हो पाता है। लेकिन चूंकि यहाँ वायुमंडल है ही नहीं तो ये क्या होगा, ये कंप्लीट गर्म भी हो जाएगा और कंप्लीट ठंडा भी हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला। तो बुध सबसे तेज ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र क्या है कि शुक्र जो है वहां पर हाइड्रोजन गैसेस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, जिस कारण से वो मतलब चूंकि डेंसिटी भी शुक्र का उससे ज़्यादा है, जिस कारण से दूरी ज़्यादा होने के बावजूद जो शुक्र है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा, और वो चमकता दिखता है, इसलिए इसको सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक प्रेशर कुकर का सिस्टम है, वहाँ पे प्रेशर कुकर में दाब बना हुआ है कंप्लीट। ठीक है, वो सिस्टम आपको यहाँ पे शुक्र में मिलेगा, उसका भी कोई उपग्रह नहीं है। अब एक चीज बताता हूँ, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण ये दो ग्रह ऐसा है, बाकी सब ग्रह भी देखिए, जितना भी ग्रह है उसका सबका दो गति होता है, एक है अपने अक्ष पे घूमना और दूसरा है सूर्य के चारों ओर घूमना। ठीक है, घूर्णन और परिक्रमण दो चीजें हैं। तो बुध भी अपने अक्ष पे भी घूमता है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमता है। शुक्र भी अपने अक्ष पे भी घूमता है और इसके चारों तरफ भी घूमता है। पृथ्वी भी वैसे ही है, सभी ग्रह वैसे ही है, सभी ग्रह अपने अक्ष पे भी घूमता है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमता है। जो अपने अक्ष पे घूमता है उसको बोलते हैं घूर्णन, और जो चारों तरफ घूमता है उसको बोलते हैं परिक्रमण। हम लोग का मेन फोकस तो पृथ्वी होगा, अभी हल्का कुछ बता रहा हूँ, बाकी सब नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब शुक्र सब अपने अक्ष पे भी घूम रहा है और साथ साथ में सूर्य के चारों तरफ भी घूम रहा है। ठीक है, तो इसमें शुक्र और अरुण दो ग्रह ऐसा है जो कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। आप मतलब उसका घूर्णन जो है वो पूरब से पश्चिम है। जैसे पृथ्वी बताया था आपको कि जो पृथ्वी है वो वेस्ट से ईस्ट घूमता है, वेस्ट से ईस्ट, लेकिन शुक्र और अरुण ऐसा है जो कि ईस्ट से वेस्ट घूमता है। याद कैसे करेंगे इसको, तो याद रखिएगा यू भी, याद रखिएगा यू भी, यू भी। ठीक है, यू फॉर यूरेनस एंड वी फॉर वेनस। यूरेनस मीन्स अरुण और वेनस मतलब शुक्र। यू भी ऐसा है जो कि बाकी ग्रहों की तुलना में दूसरी तरफ से घूमता है। ठीक है, अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, चूंकि सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं तो वहां सूर्योदय पूर्व में होता है, सूर्यास्त पश्चिम में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सूर्योदय जो है वो पश्चिम में होगा और सूर्यास्त जो है वो पूर्व में होगा। ठीक है, वेरी क्लियर। तो बुध शुक्र समझ गए आप, अरुण भी इसका यही इसका एक फीचर है। पृथ्वी तो पूरा डिटेल बताऊंगा आपको। ठीक है, सबको अलग बताएंगे, आज क्लास में सिर्फ इसका एक जनरल हम बता रहे हैं, बाद में सबका फिर हम लोग अलग से बताएंगे सारा चीज़, और उसका नोट्स भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह किसको बोलते हैं, जो अपने ग्रह का चक्कर लगाता है। दो तरह का होता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल देखते होंगे अभी जिस तरह से उपग्रह हम लोग बना रहे हैं, सैटेलाइट बना रहे हैं। ठीक है, जो कि एक होता है ध्रुवीय कक्षा में जाके जाता है, एक होता है कि भू स्थैतिक कक्षा में जाता है। ठीक है, तो जितने भी संचार वाले हैं वो सब जाते हैं भू स्थैतिक कक्षा में, और जितने आपके ये IRS वाले हैं, ठीक है, वो सब कहाँ जाते हैं, वो रिमोट सेंसिंग वाला वो सब जाता है ध्रुवीय कक्षा में। तो ये आपका आर्टिफिशियल प्लेनेट है जो कि चक्कर लगाता है अपने ग्रह का। लेकिन कुछ नेचुरल उपग्रह भी होते हैं, जैसे कि पृथ्वी का नेचुरल उपग्रह कौन सा है, नेचुरल, वो है चंद्रमा। ठीक है, तो शुक्र, बुध और शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है ना, मंगल का दो उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। ठीक, बृहस्पति के कई उपग्रह हैं, जिसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है गैनीमेड। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। शनि के भी बहुत सारे उपग्रह हैं, जैसे टाइटन है या फिर फोबे है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है इसका, और फोबे जो है वो सबसे छोटा उपग्रह है इसका। ठीक है, तो मैं नोट्स में सबका नाम के साथ कितना उपग्रह है, साइज वगैरह सब उसमें दे दूंगा आप लोग को बहुत आसानी हो जाएगा पढ़ने में। और बहुत फैक्चुअल नहीं होना है,
बेसिक चीज़ों को जानना है, क्वेश्चन वहीं से बनता है। अब देखिए इसमें शनि का एक खासियत ये है कि शनि का डेंसिटी जो है वो वाटर से भी कम है। अगर वाटर डेंसिटी 1 मान लिया जाए तो शनि की डेंसिटी जो है वो 0.9 मान लीजिए आप, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि अगर कोई कम डेंसिटी वाले चीज़ को अगर ज़्यादा डेंसिटी वाले चीज़ में रखा जाए, ठीक है, तो वो फ्लोटेड रहेगा, वो डूबेगा नहीं, ठीक है ना। तो अगर शनि को अगर पॉसिबल हो कि हम उसको पानी में रख सकें, इतना बड़ा सागर हो कि शनि को उसमें रखा जा सके, तो शनि ग्रह जो है उस पानी में नहीं डूबेगा, क्योंकि शनि का जो डेंसिटी है वो लेस देन वाटर है। अगर वाटर डेंसिटी 1 मान ले हम, तो शनि जो है वो उससे कम है, 0.9 उसको मान रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसमें वलय भी मिलता है वो चारों तरफ, देखते होंगे शनि वाले में, ठीक है। तो यहां तक हो गया। ठीक है। अब आपको बताऊं मैं कि मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच कुछ पिंड पाए जाते हैं जिसका इरेगुलर पाथ है, मतलब वो इधर गया फिर इधर से ऐसे आ गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह की उपस्थिति कहां पर है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। इसको ही मैं लिखित में कुछ दूंगा आप लोगों को। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हो गए। इसके उपग्रह भी हैं। बुध शुक्र का उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का 1 है चंद्रमा, मंगल का 2 है फोबोस और डिमोस, बृहस्पति के बहुत सारे हैं और शनि के बहुत सारे हैं। पहले क्या हुआ था कि सबसे ज्यादा उपग्रह शनि का माना गया था, बाद में बृहस्पति के उपग्रह ज्यादा हो गए तो माना गया कि बृहस्पति के उपग्रह सबसे ज्यादा है, और फिर वापस अब शनि के उपग्रह सबसे ज्यादा हैं, तो अब शनि का उपग्रह सबसे ज्यादा होता है। फिर शनि है, अरुण वरुण है। बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमेड है। शनि का जो है वो टाइटन है। शनि जो है वो पानी में तैर सकता है, चूंकि डेंसिटी इसका कम है, इसमें वलय वगैरह पाया जाता है, ठीक है। चलिए, और अब इसमें आप एक चीज और जान लीजिए, फिर बाकी सेकेंड क्लास, इसमें 2 क्लास आपको मिलेगा। अगर साइज के अकॉर्डिंग पूछे क्वेश्चन, कभी साइज के अकॉर्डिंग ग्रह का क्रम सजाना हो, तो एक फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, PMM। मैंने सब बनाया था जब मैं खुद याद कर रहा था, ठीक है। वेनस जे, ठीक है। इसमें था, मैंने याद किया था, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वेनस जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वीनस जाते हैं, वीनस जाते हैं, मतलब वीनस का शुक्र पे जाते हैं। इसको ऐसे याद कीजिएगा, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून, E फॉर अर्थ, V फॉर वेनस। जो ये वाला M है, ये M फॉर मार्स और ये M फॉर मरकरी। ये P फॉर प्लूटो था जो अब है नहीं, लेकिन चूंकि याद करने में सपोर्ट कर रहा है, इसको ऐसे रखिएगा, ये प्लूटो। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर है, उससे छोटा सैटर्न है, उससे छोटा यूरेनस है, उससे छोटा नेपच्यून है, उससे छोटा अर्थ है, उससे छोटा वेनस है, उससे छोटा मार्स है, उससे छोटा मरकरी है। मतलब बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है और बुध है। तो कभी कभी ऐसा पूछ सकता है कि ग्रहों का क्रम सही कौन सा है। इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोगों को, क्योंकि पता है कि सबसे बड़ा यही है, ठीक है। छोटा वाला भी इधर अभी पता चल ही जाएगा, बीच वाला कंफ्यूज कर सकता है आपको कि वेनस बड़ा है, नेपच्यून, वेनस से अर्थ बड़ा ही पता चलेगा, लेकिन नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न में कौन बड़ा है, कैसे है, कंफ्यूजन हो सकता है। इससे आप याद कर लेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वेनस जाते हैं, तो जुपिटर से ऐसे करके देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कम बेसिक आइडिया है। हम लोग इस पर जो आगे क्लास होगा हम लोग उस पर डिटेल करेंगे उन चीज़ों पे, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, फिर उसको आप लोग अगर कुछ छूटेगा तो आप लोग बताएंगे। जैसे कंप्लीट सूर्य का एक क्लास होगा, ठीक है, सब कुछ चंद्रमा का होगा, पृथ्वी का, ठीक है, उपग्रह का, क्षुद्र ग्रह का, उल्का, उल्का क्या है, उल्काश में क्या है, ठीक है, पुच्छल तारा क्या है,
सबको लिखवाऊंगा भी, सबका डेफिनेशन के साथ में एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा आपको, और इस सब का सभी फीचर्स बताया जाएगा। सूर्य का सब कुछ, उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, साइज वगैरह सब, ठीक है, उसका बाहरी कोरोना है तो अंदर का क्या चीज़ है, ठीक है, इसी से कैसे ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस वो सब बन रहा है, वो सब बताऊंगा मैं। या फिर उपसौर क्या है, अपसौर क्या है, उपभू क्या है, अपभू क्या है, उसमें एक क्लास कंप्लीट लगेगा, ठीक है। तो अगला जो क्लास होगा, अभी तो एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैंने ये क्लास लिया था कि सौर मंडल क्या है, ब्रह्मांड क्या है, या फिर न्यूट्रॉन तारा क्या है, व्हाइट ड्वार्फ क्या है, जनसंख्या लिमिट क्या है, 1.4 मास ऑफ सन जनसंख्या लिमिट है। उनके लिए उसको नोबेल पुरस्कार ही मिला हुआ है ना, ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक आज खत्म हो रहा है, और हम लोग अगला जो टॉपिक होगा वो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल होगा, और हम लोग उसमें स्क्रीन भी शेयर कर देंगे और नोट्स को डाल भी देंगे, आप लोग देख सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।